फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी टेस्ट सीरीज़ में जो कि यूपीपीसीएस 2026 के लिए है। डिटेल एनालिसिस के साथ में हम लोग टेस्ट सीरीज़ देखेंगे जिसमें दृष्टि आईएएस की है और भी अच्छी कोचिंग दे आईएएस और भी अच्छी कोचिंग्स की आपको टेस्ट सीरीज़ यहाँ पे मिलेंगी। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे हर संडे आपको टेस्ट सीरीज़ मिलने वाली है और डिटेल एनालिसिस के साथ एनालिसिस जो है होगा तो उसका पीडीएफ भी आप लोगों को मिलेगा। इस पर जैसे क्वेश्चन होगा उसका आंसर भी आपको इसमें अच्छे से मिलेगा। इसकी पीडीएफ भी आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से रानी लक्ष्मीबाई के संबंध में प्रसिद्ध पंक्ति खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, लिखी थी किसने? महादेवी वर्मा, सरोजनी नायडू, सुभद्रा कुमारी चौहान या रामधारी सिंह दिनकर। ये लाइन जो हाईलाइटर हुआ है ये मैंने ऐसे ही किया था, इसका आंसर ये नहीं है, इसका आंसर होगा सी, जिसमें कि एक प्रसिद्ध हिंदी कवित्री, ये हम लोग की एक बचपन में लोगों ने पढ़ा था कि कविता झांसी की रानी, ये उसी में से लिया गया है जिसने 1857 के विद्रोह के दौरान रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की कहानी को अमर किया गया था। ठीक है, और प्रख्यात राष्ट्रवादी कवित्री और स्वतंत्रता सेनानी सुभद्रा कुमारी चौहान ने इस देशभक्ति की प्रेरणा और वीरता का बलिदान का आह्वान किया था। ठीक है, इसलिए विकल्प सी हम लोग का सही है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा। तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कैनिंग था। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही होगा क्योंकि इसने विद्रोह को दबाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और बाद में ये भारत सरकार अधिनियम 1858 के बाद ये भारत का पहला वायसराय भी बना था। ठीक है, ईश्वरचंद विद्यासागर, क्वेश्चन नंबर 3 है, ईश्वरचंद विद्यासागर के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? बाल विवाह और बहु विवाह के प्रबल विरोधी थे, पहला ऑप्शन ये है। दूसरा है, उन्होंने संस्कृत महाविद्यालय के प्राचार्य के रूप में गैर ब्राह्मणों के लिए संस्थान के द्वार खोले और ज्ञान पर पारंपरिक एकाधिकार को तोड़ने के लिए पश्चिमी विचारों को अपनाया। तो इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ईश्वरचंद विद्यासागर एक विद्वान और समाज सुधारक थे, ठीक है, जिन्होंने भारतीय परंपरा को पश्चिमी उदार विचारों के साथ जोड़ा। ठीक है, और इनके नैतिक मूल्य को इनके उच्च नैतिक मूल्य को कायम रखा था इन्होंने। और 1850 में संस्कृत महाविद्यालय के प्राचार्य बने और गैर ब्राह्मणों के लिए इन्होंने द्वार भी खोले थे। ठीक है, शास्त्रीय शिक्षा पर पुरोहितों के एकाधिकार को चुनौती मिली थी, इस वजह से कथन दूसरा भी सही है। इसका मतलब ऑप्शन 1 और 2 ये दोनों सही हैं। और इन्होंने एक काम और किया था कि सरकारी स्कूल निरीक्षक के रूप में इन्होंने 35 बालिका विद्यालयों को संगठित करने में मदद की थी और जो कि इन्होंने व्यक्तिगत रूप से वित्त पोषित भी किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज़ ये वीकली तो मिलने ही वाली है और कुछ दिन बाद इसको हम लोग लाइव टेस्ट भी करेंगे। पहले लाइव टेस्ट हम लोग 2 घंटा बैठ के करेंगे, जैसे एग्जाम हॉल जैसा बिल्कुल एक्सपीरियंस लेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट डे इसका डिटेल एनालिसिस भी देखेंगे और साथ में पीडीएफ के साथ। ठीक है, पीडीएफ के साथ हम लोग इसका डिटेल एनालिसिस देखेंगे। तो चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 20वीं सदी के आरंभ में महाराष्ट्र में निराश्रित हिंद नागरिक विटाल विध्वंस और मजूर पत्रिकाएं प्रकाशित की? 4 ऑप्शन दिए हैं, जिन 4 ऑप्शन में से कोई एक सही होगा। तो इसमें जो है किशन फागुजी बंसोड़ 1879 से 1946 तक महाराष्ट्र के एक दलित समाज सुधारक थे। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही होगा। इसमें इन्होंने दलितों के लिए बहुत सारे काम किए हैं, जो कि बालिकों की शिक्षा, उत्थान और गंभीर रूप से प्रतिबद्ध थे, तो इन्होंने उसको प्रोत्साहन दिया। ठीक है, बालिकाओं की विद्यालयों के लिए इन्होंने स्थापना भी की थी और 1910 में इन्होंने अपना स्वयं का प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया था और निराश्रित हिंद नागरिक विटाल विध्वंस और मंजूर पत्रिका नामक पत्रिकाएं प्रकाशित की थी, जो दलित वर्गों की चिंताओं पर केंद्रित थी। ठीक है, इसीलिए विकल्प भी सही है। और इन्होंने अखिल भारतीय दलित वर्ग सम्मेलन में भी नेतृत्वकारी भूमिका निभाई थी। किसने? किशन फाल्गुनी जी बंसोड़ ने। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में थियोसॉफिकल आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मूलतः 1875 न्यूयॉर्क में भारतीय दर्शन से प्रेरित पश्चिमी लोग द्वारा की गई थी। इस आंदोलन ने वैज्ञानिक तर्कवाद के पक्ष में कर्म और पुनर्जन्म जैसी मूल हिंदू मान्यताओं को अस्वीकार किया था। ठीक है, ये ऑप्शन है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जैसे कि इन लोग का नाम सुन के आप लोगों को लग रहा है कि ये थोड़ा सा विदेशी है, तो इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है 1875 में न्यूयॉर्क में हुई थी, जो कि मैडम HP ब्लावत्स्की और कर्नल MS
ओलकॉट द्वारा की गई थी। भारतीय धार्मिक दर्शन से प्रेरित है ये, ठीक है। और कथा जो ये नंबर 1 है इसलिए ये सही है। और दूसरा जो है 1882 में सोसाइटी ने अपना मुख्यालय मद्रास यानी कि चेन्नई के पास अड्यार में स्थानांतरित कर लिया था। इसने कर्म और पुनर्जन्म जैसी हिंदू मान्यताओं को स्वीकार किया था तथा उपनिषदों, सांख्य, योग, वेदांग से प्रेरणा ग्रहण की। सोसाइटी की सार्वभौमिक बंधुता और आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा दिया गया था। तो कथन 2 भी इस वजह से सही नहीं है, कथन 2 सही नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है 1857 के विद्रोह के बाद शुरू किए गए प्रशासनिक परिवर्तनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो भारत के राज्य सचिव को 5 सदस्यीय परिषद द्वारा सहायता प्रदान की जानी थी, जिसके कम से कम 9 सदस्य भारत में 10 वर्षों तक सेवा कर चुके हों। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक कार्यकारी परिषद का गठन किया गया और इसके सदस्य विभागों के प्रमुख एवं उसके सलाहकार के रूप में कार्य करते थे, ठीक है। तो ये 2 ऑप्शन है, इन 2 ऑप्शन में से कौन सा सही है, 1 और 2 या फिर दोनों, इसके बारे में हम लोग अच्छे से समझते हैं। 1857 के विद्रोह के बाद जैसा ब्रिटिश सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त करने और भारत का प्रत्यक्ष प्रशासन अपने हाथ में लेने का निर्णय लिया था, ठीक है, विद्रोह के बाद। तो भारत का 1858 के अधिनियम ने एक नया प्रशासनिक ढांचा स्थापित किया था, जिसमें भारत ब्रिटिश राजशाही के प्रत्यक्ष नियंत्रण में आ गया था। इसलिए ऑप्शन सी दोनों सही होंगे। थोड़ा सा और इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से क्राउन के हाथों में चला गया था। ये 1600 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी, तो उसके काफ़ी दिनों तक जब राज करने के बाद, कंपनी के शासन के बाद, फिर ये क्राउन के हाथ में जब आए थे, तो कंपनी की सशस्त्र सेनाएं भी क्राउन को हस्तांतरित कर दी गई थी। मतलब जितनी भी सेनाएं थी, सशस्त्र सेनाएं, वो सब क्राउन के हाथ में चला गया था। अधिनियम के अनुसार जो है, भारत के सचिव को 15 सदस्य की एक परिषद द्वारा सहायता प्रदान की गई थी। मतलब उनको 15 सदस्य की एक परिषद दी गई थी उनकी हेल्प के लिए, और जिसमें से कम 9 भारत में कम से कम 10 वर्षों तक सेवा कर चुके हों। मतलब कि जो सदस्य दिए गए थे 15, उसमें से जो 9 सदस्य थे, उसमें ये था कि भारत में कम से कम 10 वर्षों तक उन्होंने सेवा की हो और नियुक्ति में 10 वर्ष से अधिक पहले भारत नहीं छोड़ा हो। उनकी नियुक्ति हुई हो तो 10 वर्षों तक उन्होंने भारत में ही वो वास किया हो। तो गवर्नर जनरल के पास भारत के प्रशासन का कार्य बना रहा, लेकिन जो है वायसराय के रूप में निर्दिष्ट किया गया था और कार्यकारी परिषद का गठन किया गया था। इस वजह से 2 भी सही है। और जिसके सदस्य जो थे वो विभाग अध्यक्ष और उसके सलाहकार के रूप में वो कार्य कर रहे थे, ठीक है। इसलिए दोनों ये सही है। जब आप लोग इसमें हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में या फिर पॉलिटी में ये जो जितने भी एक्ट्स हैं पढ़ेंगे, तो आप लोग को ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और इसके आंसर आप आसानी से दे पाएंगे, ठीक। और आप जो है ये डिटेल एनालिसिस देख रहे हैं, इसका जितना भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहा हो उसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए। और अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर लीजिए, आपके लिए फ़ायदा होगा, क्योंकि हर संडे यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ मिलेगी, वो भी लेटेस्ट है, जो अच्छी कोचिंग्स की हैं, लेटेस्ट टेस्ट सीरीज़ मिलेगी। और आपको इस पर मैपिंग की सीरीज़ भी मिलेगी और करंट अफेयर्स की भी मिलेगी, और IR से रिलेटेड जितने भी प्लेस एंड न्यूज़ होते हैं, जो भी जगह न्यूज़ में रहती हैं, वो सब मिलेंगे। और उत्तर प्रदेश के जितने भी स्थान जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि UP PCS में तो जरूर पूछे जाते हैं, वो सब भी आपको यहाँ पे इस चैनल पे देखने को मिलेंगे। तो सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे करके मिलेंगी, एक साथ आप कर भी नहीं पाएंगे और एक साथ आपको मिल भी नहीं पाएंगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे जैसे जो चीज़ आती रहेगी आपको नोटिफिकेशन उसका मिलता रहेगा, ठीक है। तो अब 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की परिषद का विस्तार किया गया और उसे निम्नलिखित रूप में कार्य करने का अधिकार दिया गया। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से एक सही होगा कोई। न्यायिक मामलों के लिए सर्वोच्च न्यायालय, भूमि बंदोबस्त को विनियमित करने के लिए राजस्व बोर्ड, और विधि निर्माण के लिए शाही विधान परिषद, भारतीय मामलों के लिए क्राउन की कार्यकारी परिषद। अब इसके बारे में हम लोग डिटेल में देख 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम ने गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्यता जितने जो उसमें सदस्य जो 6 सदस्य थे, इसमें 6 से बढ़ाकर उसको 12 कर दिया गया। और ऐसा इसलिए किया गया कि विधि निर्माण को अच्छे से किया जा सके, और अपनी विधायी क्षमता में इसे शाही विधान परिषद के रूप में जाना जाने लगा। और औपनिवेशिक शासन प्रशासन के भीतर कार्यकारी और विधायी कार्यों के बीच औपचारिक अंतर चिन्हित किया जाने लगा। हालांकि इसकी वास्तविक शक्ति सीमित रही, मतलब बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड शक्ति नहीं थी, सीमित थी। इस वजह से ऑप्शन सी, मतलब विधि निर्माण के लिए शाही विधान परिषद, ये ऑप्शन सही होगा। इस अधिनियम ने विधायी निकायों में गैर सरकारी लोगों को शामिल करने के लिए सिद्धांत से स्वीकार किया और स्थापित करने के लिए एक महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रगति को चिन्हित किया, ठीक है।
विधि निर्माण उचित विचार विमर्श के बाद किया जाना चाहिए। मतलब इसमें ये कहा गया कि जो भी विधि कार्य किया जाए उसको अच्छे से विचार विमर्श